हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी में जो संचार माध्यमों के लिए हम कैसे लिखते हैं, लेख हम लोग कैसे लिख रहे हैं संचार माध्यमों के लिए, वो हम लोगों ने बातचीत कर ली। आपकी यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है वो वाली। अब हम लोग बात करेंगे, मैंने कल भी जब आपसे क्लास ले रही थी तो मैंने मैसेज आपसे छोड़ा था और कहा था कि भाषा, बोली और व्याकरण, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इनका मीनिंग और इनमें क्या है, इनके क्या प्रकार हैं, उन पे मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो आप लोगों की यूनिट है व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना, उसमें भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। आप लोगों की यूनिट ये है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। लिपि का परिचय। देखिए, एग्ज़ाम में यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होता है। यहाँ पे 1 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे पूछ लेगा एग्जामिनर आप लोगों से, भाषा से आपका क्या तात्पर्य है। एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से कि भाषा की व्याकरण से आपका क्या आशय है। प्रश्न पूछ सकता है लिपि से आप क्या समझते हैं। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। या फिर प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा आपका भाषा और बोली में क्या अंतर है। या फिर आप लोग बताएंगे कि हिंदी के व्याकरण से आपका क्या आशय है। इस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जो लगभग 1 से 1.5 लाइन के आंसर उनमें लिखने होते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो अर्थ आपसे पूछा है, अर्थ अगर आपने ऐसा का ऐसा स्पष्ट कर दिया तो वहाँ तो मार्क्स कटने की गुंजाइश कहीं होती ही नहीं है। और इतना आसान होता है। जब से आपने स्टडी शुरू की है तब से आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है किसी भी भाषा का, और लिपि क्या होती है। इससे आप लोग सब जानते हैं, टेंटेटिवली आप लोग सब समझते हैं। मैं आप लोगों को आज एक सिस्टमैटिक परिभाषा बता रही हूँ, जिसे आप एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है और आप एग्ज़ाम में उसको लिख के आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लें भाषा की। तो मैं उससे पहले मैं आप लोगों से भाषा का अर्थ बताऊँ, उससे पहले कुछ परिचय पे बातचीत करूँगी आप लोगों से कि भाषा क्या है। आपने सुना होगा, आपने देखा है कि मानव ने जब से शुरुआत की है या मानव का आविर्भाव इस दुनिया में हुआ है, तब से एक महत्वपूर्ण जो उद्भावना है, एक महत्वपूर्ण रचना है, वो है आपकी भाषा। और भाषा क्या है, अगर मैं पारिभाषिक शब्दावलियों की बात करती हूँ तो उससे पहले बताऊँगी कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का माध्यम या साधन या संप्रेषण जो होता है वो क्या है, आपकी भाषा है। और मनुष्य क्या होते हैं कि परस्पर, आपने देखा होगा, बहुत सारे संदेश होते हैं, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारे विचारों का हम आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें, जैसे मान लीजिए कि हमारे मन में कोई भी भाव आ रहे हैं, कोई भी विचार आ रहे हैं, कोई भी सूचना हमें प्रेषित करनी है, तो ये सब हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। और भाषा किसी जो होती है भाषा हमारी अभिव्यक्ति के साथ साथ वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं, उसका आधार व वाचिक माध्यम मानक भाषा होती है। मतलब हम मुख के माध्यम से जिन भी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिस भी वाक्य का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उसे किसके माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। तो भाषा एक महत्वपूर्ण स्रोत है मानव विचारों को प्रकट करने का। अब हम लोग बात करते हैं कि भाषा से क्या फ़ायदा होता है हमें। भाषा से चाहे हमें कहीं भी किसी भी जगह का इतिहास जानना हो, वहाँ की संस्कृति जानना हो, धर्म है, जाति है, मतलब किसी भी अगर हम पहलू को जानना चाहते हैं, किसी भी पहलू के बारे में हमें जो भी कुछ ग्रहण करना है, जो भी कुछ हमें जानना है, तो वो हमें किसके माध्यम से जान सकते हैं, भाषा के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो भाषा शब्द है, ये कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई, ये कैसे आया। तो आप सब ने सुना होगा बचपन से भी, और जब आप लोगों ने व्याकरण की शुरुआत की होगी, जब 1st 2nd क्लास में पढ़ रहे थे, तब से ही आप लोगों को इस तरीके के शब्दों से परिचित करवाया जाता है। पर अब चूँकि इसका एस्पेक्ट अलग है और वो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ व्युत्पत्ति का।
भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये किस धातु से बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है। और आपको पता है कि कोई न कोई जो शब्द होता है वो किसी न किसी शब्द से उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा शब्द भी किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। और जिसका मतलब क्या होता है? भाष व्यक्तयाम वाची, यानी व्यक्त वाणी को ही हम क्या कह रहे हैं? भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है। अर्थात जिसके माध्यम से हम लोगों ने विचारों को व्यक्त किया, संदेश या सूचना को व्यक्त किया, तो वो व्यक्त भाषा ही क्या कहलाती है? व्यक्त भाषा ही क्या कहलाती है? जो अभिव्यक्ति जो होती है वो ही क्या है? भाषा है। और भाष शब्द का अर्थ हुआ व्यक्त वाणी, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। अर्थात विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने या मनोभावों को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। विचार व्यक्त कर रहे हैं या फिर हम लोग मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी विचार होता है उस विचार को व्यक्त करते हैं। हमने कहा व्यक्त वाणी, तो विचार व्यक्त कर रहे हैं। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ हम लोग मनोभावों को प्रकट करते हैं या प्रकाशित करते हैं। मनोभावों का प्रकटीकरण, मनोभावों को प्रकट करना या प्रकाशित करना। मनोभावों को क्या करना? प्रकाशित करना। एक तो होता है किसके माध्यम से? मौखिक भाषा के माध्यम से, तो हम उनको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, किसी को बताते हैं हमारे मनोभाव। और प्रकाशित करने से क्या होता है? हम लोग लेखन माध्यम के द्वारा उसको क्या कर रहे होते हैं? प्रकाशित करवा रहे होते हैं हमारे मनोभाव। तो जिस भी वाणी के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे होते हैं? विचार व्यक्त कर रहे होते हैं, मनोभाव का मौखिक भाषा के माध्यम से प्रकटीकरण कर रहे हैं या फिर लिखित भाषा के माध्यम से उसका प्रकाशन करवा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और जैसे मैं दोबारा से आपके सामने इसको फिर से बताऊं तो क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? विचार या वाणी को प्रकट करना, व्यक्त करना, यानी व्यक्त वाणी को ही हम क्या कह रहे हैं? भाषा कह रहे हैं। अब हम लोग अगर सिस्टमैटिक परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होता है? भाषा किसी भी विचार को व्यक्त करना या मनोभाव को प्रकट करना या मनोभाव को प्रकाशित करवाना का जो माध्यम होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही से बन जाता है कि भाषा शब्द से आपका क्या आशय है या भाषा का अर्थ क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस प्रकार विस्तृत अर्थ, अगर विस्तृत अर्थ की बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं? एक प्राणी अपने विचार उच्चारण अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ प्रकट करता है, वही भाषा है। उच्चारण अवयव के माध्यम से, चूंकि हम लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि कई बार आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करते हैं, पर जिसका व्याकरण है और उस व्याकरणिक समावेश वाली भाषा को हम लोग क्या कह रहे हैं? हम उसके माध्यम से विचारों का प्रकटीकरण कर रहे हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ये आप लोग अर्थ एग्जाम में लिख के आते हैं कि भाषा क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी भी लिखित माध्यम को या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने, मनोभाव को कहने या मनोभाव को प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या करना? अपने विचारों को प्रकट करना, मनोभाव को प्रकटीकरण करना या उनका प्रकाशन करवाना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आपके पास यहाँ से भी सवाल बनता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, और चूँकि बहुत सारे विद्वान जो हैं वो भाषा के जो प्रकार बताए हैं वो हैं आपके भाषा के 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से, अगर हम लोग बात करते हैं, और यहाँ से भी आप लोगों का सवाल बनता है। और भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। एक भाषा होती है आप लोगों की लिखित और दूसरी भाषा होती है वो होती है मौखिक। ये आप लोगों के भाषा के 2 प्रकार हैं। ये भाषा के क्या हैं आपके पास? प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अर्थ की बात की, दूसरे हम लोगों ने इसके व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात की और उसके अर्थ को हम लोगों ने विस्तार से जाना। अब हम लोग बात करें कि भाषा के प्रकार कितने हैं, तो आप बताएंगे भाषा के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका लिखित और दूसरा आपका मौखिक। अब देखिए आप लोग सब जानते हैं, जैसे नाम से भी पता चल रहा है कि भाषा का लिखित रूप क्या होता है और मौखिक रूप क्या होता है। मौखिक रूप से तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं
कि आपस में संवाद कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मौखिक में तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, संवाद करते हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, संभाषण करते हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारा भाषा का कैसा प्रकार है, मौखिक प्रकार है ये भाषा का। ये तो भाषा का कैसा प्रकार हो गया, ये भाषा का मौखिक प्रकार। अब लिखित प्रकार की हम लोग अगर बात करते हैं तो वो है कि लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से समस्त अभिव्यक्ति का प्रकाशन होता है। मतलब इसमें क्या होता है, लिपि का प्रयोग किया जाता है, और लिपि के माध्यम से क्या होता है, लिपि के माध्यम से जो हमारे विचार होते हैं उनका प्रकाशन होता है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विचारों का प्रकाशन। तो वो भाषा का कैसा रूप हो गया, भाषा का लिखित रूप हो गया। हम लोगों ने प्रकार की बात की और हम लोग कह रहे हैं कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक भाषा का लिखित प्रकार और दूसरा भाषा का मौखिक प्रकार। मैंने आप लोगों से कहा लिखित प्रकार में क्या होता है, लिपि के माध्यम से विचार का प्रकाशन कराना। विचार या विचारों का प्रकाशन ही क्या कहलाता है आप लोगों का, लिखित भाषा है। और मौखिक भाषा की बात करते तो संवाद, भाषण या बातचीत के माध्यम से हम हमारा विचारों का प्रकटीकरण करते हैं, उसको हम लोग भाषा का क्या कह रहे हैं, मौखिक प्रकार कह रहे हैं। और सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कई बार लिखित संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी बोली और भाषा भिन्न होने से लिपि भी भिन्न है। आपको पता है कि सबके सब भाषाओं की लिपि एक ही होती है, ऐसा नहीं होता है। संसार के अलग अलग भाषाएं हैं तो उनकी लिपियां भी अलग अलग होती है। और लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लेखन जो शैली होती है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लिपि कह रहे हैं। मैं बातचीत करूंगी इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं और वो है आप लोगों का भाषा और बोली, इसमें क्या अंतर होता है। भाषा और बोली पे अंतर पे भी आपसे एग्जामिनर ऐसे कि ऐसा सवाल पूछ लेता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने बुक का जो पेज होता है उसमें दो भाग करेंगे उसके। एक तरफ आप लोग लिख रहे हैं भाषा और दूसरी तरफ आप लिखेंगे, इधर लिखिए आप लोग भाषा और इधर लिखिए आप बोली। और जितने भी अंतर दोनों में आपको नज़र आते हैं उन अंतरों को आप 1 2 3 करके आप लोग उसको लिख सकते हैं। सबसे पहला भाषा और बोली में जो अंतर है वो ये होता है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को तो हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं होता है कि जितने क्षेत्र पे भाषा बोली जाती है उतना, सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा का प्रकार होता है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको तो हम लोग क्या कह रहे हैं, बोली कह रहे हैं। तो ठीक इसके उल्टा व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो होती है, वाणी जो होती है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, भाषा कह रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे ये कहावत प्रचलन में है, कोस कोस पे बदले वाणी, 5 कोस पर पानी। मतलब आप लोगों के यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जगह पर जा रहे होते तो भाषा का लहजा बदल जाता है, बहुत सारे शब्द अलग अलग शामिल हो जाते हैं उसमें। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बोली तो बदलती रहती है। तो चूँकि उसका क्षेत्र उतना व्यापक नहीं होता, सीमित क्षेत्र होता है, तो उसमें परिवर्तन भी आता रहता है। इसलिए क्या होता है, इसका क्षेत्र सीमित क्षेत्र होता है। और दूसरा हम लोग बात कर रहे होते हैं कि भाषा जो होती है उसका सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला जो रूप होता है वो बोली होता है। मतलब बोली के लिए कह रहे होते हैं कि इसका आम बोलचाल का रूप होता है। रूप कैसा होता है, आम बोलचाल वाला रूप होता है, आम बोलचाल वाला रूप, बोल चाल वाला रूप। मतलब इसमें कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं होते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है कि जैसे हम आम बातचीत कर रहे होते हैं वही इसका रूप होता है बोली का। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं तो इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। मतलब बोली में किसी भी तरीके का कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, साहित्य नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि इसमें व्याकरण भी नहीं होता, व्याकरण नहीं होता।
अगर साहित्य नहीं है तो व्याकरण भी नहीं है। ये कुछ रूप कुछ हम लोगों को इसकी विशेषताएं नजर आती है बोली की, कि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, आम बोलचाल वाला इसका रूप होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साहित्य नहीं लिखा जाता है और इसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता है। ये तो है आप लोगों के बोली के कुछ विशेषताएं हैं। इस अलावा इसका शब्दकोश भी नहीं होता है। आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसमें शब्दकोश भी नहीं होता, शब्दकोश भी नहीं। ये है आप लोगों के बोली। अब आप लोग इधर आ जाइए, ठीक बोली के बाद भाषा पर। तो क्या हो जाएगा पहला रूप? पहला तो ये हो जाएगा कि भाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा जाएगा इसका व्याकरण होता है, इसका शब्दकोश होता है, इसमें साहित्य लिखा जाता है, और इसमें अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि इसका अपना एक निश्चित व्याकरण भी होता है। यानी क्षेत्र क्या होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत, क्षेत्र विस्तृत होता है। दूसरा हो जाएगा इसका रूप कैसा होता है, इसका मानक रूप होता है, मानक रूप होता है। शब्दकोश होता है, इसमें शब्दकोश होता है, इसमें साहित्य लिखा जाता है, साहित्य भी लिखा जाता है इसमें व्याकरण होता है, साहित्य होता है इसमें अपना, और इसका व्याकरण भी होता है। व्याकरण भी होता है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है जो आप लोगों को दृष्टिगोचर होंगे। पहला क्या होगा कि भाषा का तो क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, इसका रूप कैसा होता है, मानक, और इसका आम बोलचाल वाला रूप होता है। इसमें शब्दकोश होता है, इसमें शब्दकोश नहीं होता, इसमें साहित्य होता है, लिखा जाता है, और इसमें क्या होता है, आपका साहित्य नहीं लिखा जाता। इसमें व्याकरण भी होता है, इसमें व्याकरण नहीं होता। ये आप लोगों को कुछ इनके बीच में अंतर नजर आएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने भाषा की बात कर ली, भाषा के बाद में शब्द की व्युत्पत्ति की बात कर ली, और फिर इसके विस्तृत अर्थ पर बातचीत कर ली। अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। प्रश्न आप लोगों से बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है, बहुत आम प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो मैंने बात ही कर ली कि भाषा क्या होती है। दूसरा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बोली क्या होती है। यही सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो होता है कि भाषा के भेद। प्रकार अलग होते हैं और भेद अलग होते हैं। आपको पता है कोई भी भाषा जो होती है वो ऐसे ही नहीं बनती है, बहुत सारे छोटी छोटी बोलियों का मिक्सचर रूप होता है, या उनसे ये व्यापक अर्थ ग्रहण करती है। तो वो कौन से भेद हैं जो हम लोगों को भाषा में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा के भेद में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, और भेद पे हम लोग बात करें तो पहला भेद है वो है आप लोगों का मूल भाषा। दूसरा हो गया इसमें बोली, व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा। तीसरा है उपबोली और स्थानीय बोली। चौथा है आप लोगों का बोली और भाषा। पांचवा है आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा, और छठा है राष्ट्रभाषा। सातवां विशिष्ट भाषा, और आठवां है कृत्रिम भाषा। अब हम लोग आप लोगों के सामने मैं एक एक करके बात कर लूँ कि भाषा के भेद कौन कौन से हैं। तो पहला तो है आपकी मूल भाषा। मूल भाषा होती है कि उसमें हम लोगों ने किसी से कुछ और ग्रहण नहीं किया, उसका ओरिजिनल जो रूप होता है वो होती है आपकी मूल भाषा। और दूसरा होती है व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा। ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं उनकी अपनी बोली या जो भाषा होती है, व्यक्ति भाषा। और तीसरी हो गई वो है आप लोगों की, तीसरी और चौथी की मैं बात करूं तो वो है स्थानीय बोली या बोली और भाषा। सबसे पहले स्थानीय बोली, स्थानीय बोली, और चौथा है आपका बोली और भाषा, बोली और भाषा।
पांचवा अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आप लोगों का आदर्श भाषा। इसको हम लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। आदर्श भाषा, इसको आप लोग परिनिष्ठित या परिष्कृत, परिनिष्ठित भाषा, इसको परिष्कृत भी बोल सकते हैं, बात वही है। और छठा है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, आप जब हिंदी दिवस होता है उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और आप जानते हैं कि क्या होती है राष्ट्रभाषा। और अगला मैं आपसे बात करूँ वो है विशिष्ट भाषा और कृत्रिम भाषा। सातवीं है आपकी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट भाषा, और आठवीं है कृत्रिम भाषा, कृत्रिम भाषा। देखिए ये भाषा के भेद हैं जो आप लोगों को नजर आएंगे। मूल भाषा नाम से ही बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होती है ये। मूल भाषा होता है किसी भी भाषा का मूल रूप, बेसिक रूप जो होता है। व्यक्ति भाषा, व्यक्ति विशेष की भाषा, और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे समूह की भाषा हो जाना। स्थानीय स्थान विशेष की बोली और भाषा का अंतर मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। आदर्श भाषा का मतलब होता है जिसमें कमी नहीं है। आपको पता है भाषा में बहुत सारी कई बार कमियां रहती हैं। जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे करके आपकी भाषा में काफ़ी कुछ सुधार किया गया और हमारे भाषा को लिखने का रूप बिल्कुल अलग आ गया। तो ये होता है, जैसे पहले झंडा आप लोग ऐसे लिखते थे, ऐसे करके, फिर इसको कर दिया गया और अब आपका ऐसे आ गया। तो मतलब बहुत सारे रूप आ रहे, का लेकर आयोग आया, उसके बाद इसने काफ़ी कुछ हिंदी का रूप सुधारा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले आप जब जो द्वितीय जो वर्ण होते थे आप उसको 2 बार लिखते थे। जैसे आप लोग बोल रहे हैं, जैसे भट्टी लिख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भट्टी को ऐसे लिखते थे। अब आप लोगों के लिए कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, हलंत लगा के भी लिख सकते हैं, तो रूप सही माना जाए। ऐसे बहुत सारे सुधार हुए हैं, उसको कहते हैं परिनिष्ठित या परिष्कृत, यानी इसमें आप कमी नहीं, सुधरा हुआ रूप जो होता है उसको कहते हैं हम लोग परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा। राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कह रहे हैं। विशिष्ट भाषा होती है जिसकी अपनी एक स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेशल होती है वो भाषा। और कृत्रिम भाषा होती है, आपने देखा होगा कई बार भावनाओं का नहीं होना और सिर्फ तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करना कृत्रिम भाषा में शामिल होता है। तो ये कुछ भाषा के भेद हमें दिखते हैं। अब अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि भाषा की इकाइयाँ क्या हैं। कोई भी भाषा जो है वो किन इकाइयों से मिलकर बनी है, और आपको पता है कि भाषा की कुछ इकाइयाँ जो हैं वो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर कभी इस दृष्टि से नहीं पढ़ा, इस बिंदु की दृष्टि से नहीं पढ़ा कि ये इकाई है या भाषा की इकाई। 5 इकाइयाँ हैं भाषा की, और 5 इकाई में 1 2 3 करके मैं आपसे डिस्कस करूँगी। पहला है आपका ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि यानी उसमें जो आप लोगों की ध्वनि जो वाणी है वो है आपकी ध्वनि, है आपकी वर्ण है और शब्द। दूसरा वर्ण, तीसरा है आपका शब्द, और चौथा है आपका शब्द के बाद में वो है पद और वाक्य। पद और वाक्य, पद, और 5वां है आपका वाक्य। 5वां है आपका वाक्य। भाषा की इकाई पे हम बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा कि भाषा की 5 इकाइयाँ होती हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ध्वनि से मतलब होता है किसी में भी हम लोग क्या, वो वाइब्रेशन जो होता है जिसमें आपको तरंगायित वाली जो फीलिंग होती है वो होती है किसी भाषा की ध्वनि। वर्ण में क्या होता है, जैसे क ख ग घ घ और ए आ ई, ये सब क्या है, वर्ण है। शब्द होता है इनसे मिलकर बना कोई भी शब्द जो होता है, जैसे मैंने बोला कृत्रिम है, ये एक शब्द है। पद क्या हो गया, जैसे मान लो विशिष्ट भाषा, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। और वाक्य, तो फिर हम लोग विशिष्ट कह रहे हैं, भाषा कह रहे हैं, ये पद हो गए। और वाक्य की हम लोग बात कर ले तो आप लोग कोई भी सेंटेंस बना लो वो वाक्य देगा। ये किसी भी भाषा की 5 इकाइयाँ हैं जो हम लोगों को नजर आती हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है हिंदी की बोलियाँ। और मैं आपसे हिंदी की बोलियाँ डिस्कस करने के बाद बाकी का मैटर इसका अगली क्लास में डिस्कस करूँगी, पर हिंदी की बोलियाँ मैं बातचीत कर लूँ आप लोगों से, और फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा।
हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की बोलियाँ। देखिए हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। जैसे मैंने आपसे इकाई वो बोला कि 5 भागों में बांटा है, उसी प्रकार हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो भी 5 भागों में बांटी है। मैं आपको मैप से समझाऊंगी तो याद हो जाएगा, ऐसे आप लोग भूल जाएंगे बार बार से कि कौन सी बोली किस में थी या नहीं थी। और एग्जामिनर कई बार आपसे किसी भी एक प्रकार पे बोली पे आपसे पूछ ले कि इसमें कौन कौन सी बोलियाँ शामिल हैं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। उससे बेटर है कि मैं आप लोगों को हर एक बोली का जो एरिया है वो मैप में बता दूं कि कौन सा एरिया कौन कौन सी वाली बोली कौन से एरिया में बोली जाती है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी हिंदी की। सबसे पहले पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूर्व में बोली जाने वाली पूर्वी हिंदी। अब हम लोग इसको मैप में देख लें। आपके सामने मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी और आप लोगों को बता दूंगी कि इसका एरिया ये है, और फिर भी आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि भारत का मैप है और इसमें आप लोगों की पूर्वी हिंदी बोली जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए आप लोगों का ये यूपी वाला एरिया है और ये उत्तराखंड के पास में एरिया है। यहाँ पर तो बोली जाएगी आपकी बघेली, आपकी बघेली। और झारखंड में छत्तीसगढ़ी में आपको पता है ऑब्वियस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ी। और अवधी होती है जो आपके यूपी में बोली जाती है अवध क्षेत्र में, तो यहाँ पर आप लोगों की अवधी, अवधी। और ये वाला एरिया आप लोगों के छत्तीसगढ़ का एरिया है, इसमें आपकी बोली जाएगी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये आप लोगों की पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। सबसे पहले बघेलखंड में बोली जाती है, उत्तराखंड के में एरिया पड़ता है बघेलखंड का, यूपी और उत्तराखंड का जो एरिया है वहाँ पर पास वाले टचिंग वाले पार्ट में वो है आपका बघेलखंड, वहाँ पर बोली जाती है बघेली बोली। अवध आपको पता है अवध क्षेत्र यूपी में है तो वहाँ पर बोली जाएगी आपकी अवधी, और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं। अगली आपकी इसकी बोली है और वो है आप लोगों की हिंदी की बोलियों में पश्चिमी हिंदी। अगला जो बोली का भेद है वो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और ये देखिए आप लोगों का पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाएगी, तो इसको भी मैं आपके सामने मैप से बताऊंगी कि कहाँ पर बोली जा रही है पश्चिमी हिंदी। इसमें बोलियां हैं आप लोगों की, वो है सबसे पहले खड़ी बोली, ब्रिज, बांगरू, बुंदेली और कनौजी। आपको पता है लगभग ये पश्चिम वाला एरिया, इसमें तो ये वाला एरिया आ गया आपके हरियाणा वाला, दिल्ली के टच में पार्ट है कनौज, वहाँ पर है। प्रेजेंट हरियाणा की बात कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर है। सबसे पहले खड़ी बोली, तो खड़ी बोली जो है वो राजस्थान में भी बोली जाती है आप लोगों की, तो कुछ वाला पार्ट है वो यहाँ पर। तो एक तो हो गई आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली। दूसरा आपसे पूछ रहा है कनौजी, और कनौज प्रेजेंट हरियाणा में, तो यहाँ पर आपकी बोली हो गई कनौजी, यहाँ पर बोली हो गई आपकी कनौजी, जिसको आप हरियाणवी भी बोल सकते हैं। और अगली बोली है वो है आप लोगों की ब्रिज। हाँ, इसको कनौजी जो है इसको आप लोग बांगरू भी बोलते हैं, और फिर कनौजी कनौज वाले एरिया में बोलते हैं, बांगरू को हरियाणवी बोलते हैं। कनौज वाला एरिया यहीं पर और यहीं से बांगरू है, बांगरू इसको हरियाणवी भी बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हरियाणवी। ये वाली भी बोली यहाँ पर दो आपके हरियाणा से हो गई, और अगली आपके हो गई वो है ब्रिज। तो ऑब्वियस है कि आप लोगों के यहाँ पर राजस्थान के पास यूपी से एरिया जो लगता है वो ब्रज क्षेत्र है, और ब्रज से क्या बोली जाएगी? ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा, यहाँ पर ब्रज भाषा। और अगली जो बोली है वो है आप लोगों की बुंदेली, और वही एरिया कौन सा? बुंदेलखंड का, इसी यूपी वाले और स्टेट चर्च में होती है, वो है आपकी बुंदेली। जो मैं पिछले वाले इसमें भी बात कर रही, बघेली और बुंदेली ये पास पास में है दोनों, बघेलखंड और बुंदेली वाला एरिया। ये वाला हो गया सबसे पहले बांगरू और कनौजी, खड़ी बोली, ब्रिज और बुंदेली। ये 5 जो हैं वो आप लोगों की पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियां हैं। और अगला है आप लोगों का राजस्थानी,
राजस्थानी चूँकि आप लोगों का खुद का नेटिव प्लेस है तो जानते ही हैं, पर मैं आप लोगों से फिर भी डिस्कस कर रही हूँ। और ये है आप लोगों का राजस्थानी की बोलियाँ, राजस्थानी। और राजस्थानी में देखिए आप लोग, राजस्थान का मैप अगर आप हम ऐसे बना रहे होते हैं तो इसमें कुछ आप लोगों की बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं तो वह है आपकी मेवाड़ी और मारवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र जो है वो आप लोगों का यहाँ मेवाड़ी यान राणा वाला जो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वाला आप लोगों की मेवाड़ी बोली का एरिया है। यहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अगली जो बोली है वो इसमें है, वो है मारवाड़ी। और मारवाड़ क्षेत्र आप लोगों का बीकानेर वाला, जोधपुर जैसलमेर वाला एरिया जो है वो आपका मारवाड़ में आता है। तो यहाँ पर बोली जाएगी आपकी मारवाड़ी, यहाँ पर बोली जाती है मारवाड़ी बोली। मेवाती क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र आप लोगों का अलवर वाला एरिया आता है और अलवर आपके जयपुर से टचिंग पार्ट में है। यहाँ पर बोली जाती है आपकी मेवाती बोली, यहाँ पर बोली जाती है आपकी मेवाती बोली। और अगली बोली जो है वो है आपकी हाड़ौती। अगली आपकी हाड़ौती है, ये भी इसमें शामिल है। और हाड़ौती कहाँ पर है, ये आप लोगों का कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ एरिया में बोली जाएगी आपकी हाड़ौती बोली। ये राजस्थानी की बोलियाँ हैं। मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती आपके उदयपुर डूंगरपुर वाले एरिया में बोली जाती है, हाड़ौती आपकी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ वाले एरिया में बोली जाती है, और मेवाती आपके अलवर वाले एरिया में बोली जाती है। ये राजस्थानी की जो है वो कुछ बोलियां हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान मालवी, ढोंडाड़ी और बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। मालवी है, ढूंढाड़ी है, मालवी जो है आपके अजमेर वाले एरिया में, ढूंढाड़ी दौसा और जयपुर वाले एरिया में, और बागड़ी बगड़ क्षेत्र झुंझुनू वाले एरिया में। ये वाली बोलियां भी जो हैं वो आप लोगों की राजस्थानी वाली बोलियों में ही कुछ विद्वान शामिल करते हैं। प्रमुख रूप से ये वाली बोलियां बोली जाती हैं। और चौथी बोली जो है वो है आपकी राजस्थानी की, उसको बोलते हैं हम लोग बिहारी। और बिहारी में पता ही चल रहा है आप लोगों को, वो बिहार क्षेत्र में, जैसे मैंने बोला राजस्थान की अलग अलग एरिया में कुछ बोलियां बोली जाएंगी, वैसे ही बिहारी में क्या होता है, बिहार क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रही है, अलग अलग जो बोलियां बोली जाती है उसको हम लोग कह रहे हैं बिहारी की जो है वो उपबोलियां। अब देखिए बिहारी भाषा की हम लोग बात करते हैं तो आपके सबसे पहले जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही ये आपका बिहार वाला एरिया यूपी से लगता हुआ मगही, मगही, फिर है मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी। आपको पता है हिंदी में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जो इस बिहार के एरिया से संबंध रखते हैं आपके, जैसे हम लोग नागार्जुन को वो बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, यात्री के नाम से भी जानते हैं, और आपके कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं। ऐसे ही आपके भोजपुरी के भी बहुत सारे कवि हैं, मगही क्षेत्र के भी हैं। तो ये तीन बिहारी की बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। स्थान विशेष के नाम पर इन बोलियों के नाम पड़े हैं। मगह क्षेत्र का मगही है, मैथिल जो क्षेत्र है यहाँ पर उसको विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि मिथिला वाले एरिया जो है वहाँ की मैथिली भाषा है, भोजपुर वाला एरिया उसकी भोजपुरी भाषा। ये बिहारी की जो है वो तीन बोलियाँ नज़र आती हैं। और लास्ट आपका इसका प्रकार है वो पांचवा प्रकार, जिसको हम लोग पहाड़ी बोल रहे हैं। और चूँकि पहाड़ वाला एरिया आप सब जानते हैं, उत्तराखंड वाला और हिमाचल वाला जो एरिया है वो एरिया आपका पहाड़ी एरिया में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के स्थानों के हिसाब से ही वहाँ की बोलियों के नामकरण मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग पहाड़ी में बात करते हैं, पहाड़ी हिंदी। ये आपका पांचवा प्रकार है, पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में आप लोग अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए आपके मैप में ये वाला उत्तराखंड और हिमाचल का पार्ट है, फिर उसके बाद में यूपी बिहार का पार्ट है। ये दोनों के दोनों आपका कैसे पार्ट है, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपकी गहडवाड़ी, कुमाऊनी और मंडियाली ये तीन बोलियां हैं। गहडवाली, फिर है आपकी कुमाऊनी और आपका फिर है
मंडियाली। ये आप लोगों की पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियाँ, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियाँ, गहडवाली, कुमाऊनी और मंडियाली, चूँकि क्षेत्र विशेष के नाम पर इनके नाम पड़े हैं। अब इस वाले इकाई में इस प्रकरण में कुछ छोटे छोटे से प्रकरण बच गए हैं। जैसे एक तो आपका है भाषा और व्याकरण में अंतर बताऊंगी, भाषा और व्याकरण क्या होता है, फिर देवनागरी लिपि का परिचय और वर्तनी और स्वर व्यंजन। ये 3 टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपके, जो मैं अगली क्लास में आपसे बात करूंगी। फिलहाल जो क्लास है उसमें हमने क्या बात की, इसको मैं एक बार वापस से सम अप कर रही हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि भाषा क्या होती है, व्युत्पत्ति कैसे हुई और भाषा क्या होती है। फिर हमने उसके शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा कि भाषा शब्द किस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या होता है, और उसके विस्तृत अर्थ पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। फिर हम लोगों ने भाषा और बोली में अंतर कर लिया, भाषा के हम लोगों ने प्रकारों की बात कर ली, भाषा के भेद की बात कर ली और भाषा के लास्ट में तत्वों की बात कर ली, उसके इकाई में कौन कौन से तत्व शामिल हैं उनकी बात कर ली, और भाषा और बोली के अंतर की मैं कर ही ली। और लास्ट मैंने जो किया वो आप लोगों से किया कि हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी हैं। तो 5 बोलियां की बताई मैंने, और आप लोगों से ये भी मैंने बता दिया कि 5 बोलियों में कौन कौन सी उपबोलियां शामिल हैं, जैसे पूर्वी पश्चिमी के बाद में राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 बोलियों के प्रकार बताए मैंने, भेद बताए, और फिर मैंने आप लोगों से कहा कि उसमें कुछ कुछ उपबोलियां शामिल हैं। यहाँ तक कि यूनिट में कोई भी दिक्कत है, मैंने बोला बहुत आसान सी यूनिट है, इसमें सवाल स्वाभाविक सी बात है 1 से 2 सवाल बनते ही बनते हैं और आपके फुल मार्क्स उठने के चांस है, क्योंकि जो पूछा वो लिख दिया, कटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए आप लोग इसको ढंग से अभी पढ़ लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और आसान सी यूनिट है, आसानी से समझ में आने वाली है। थैंक यू।